नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। दोस्तों, सियासत ही है जिसमें सब कुछ संभव है। वो दृश्य जिसकी आप कल्पना पहले नहीं कर सकते थे कि राहुल गांधी के हाथ में भगवान की तस्वीर और सामने जो सत्ता पक्ष है उसके सदस्यों के हाथ में संविधान। क्योंकि ये मामला तो कुछ दिन पहले तक उलट था। चुनाव के दौरान संविधान लेकर विपक्ष घूम रहा था और धर्म की राजनीति करने का जो आरोप है वो लग रहा था सत्ता पक्ष पर आज संसद में तस्वीर कैसे बदल गई। तस्वीर इसलिए भी बदली हुई दिखाई पड़ी क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बोल रहे थे और पहली बार दिखा कि प्रधानमंत्री उनके भाषण को अवरुद्ध करने के लिए खड़े हुए और एक नहीं दो बार। ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ होगा जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और उसके बाद और भी कई मंत्री एक साथ बारी बारी से खड़े होकर राहुल गांधी के बयान पर आसन से यानी कि स्पीकर महोदय से अपनी आपत्ति जता रहे थे। और एक वक्त तो ऐसा भी आया जब गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर से संरक्षण मांगा। कैसा संरक्षण? तो वो ये कि राहुल गांधी अपनी बातें कहे चले जा रहे हैं और आप उन्हें रोक नहीं रहे। सुनिए अमित शाह ने कहा क्या। तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। और जो बात उन्होंने कही है, अमूमन उनकी जुबान से इस तरह की बात या सत्ता पक्षी किसी भी बड़े मंत्री के जुबान से ऐसी बात कहाँ सुनने को मिली थी। तो ऐसा क्या कह दिया आज राहुल गांधी ने? उन्होंने वो कौन सी स्पीच आज तैयार कर ली थी जिसने एक तरह से आंदोलित कर दिया? सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेता लोकसभा में मौजूद थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर चर्चा चल रही थी और उस चर्चा के दौरान जाहिर है कि नेता विपक्ष को बोलना होता है और राहुल गांधी से उम्मीद थी कि वो राष्ट्रपति की जो स्पीच है उसके आसपास अपने भाषण को रखेंगे। उनसे पहले बोल चुके थे अनुराग ठाकुर और उन्होंने अयोध्या के बारे में, भव्य मंदिर के निर्माण के बारे में, नतीजों के बारे में ये तमाम बातें अपने तरीके से रखी थी और कहा था कि ये तीसरी दफ़ा मैंडेट जो मिला है वो 2 बार किए गए कामों का एक परिणाम है। ये तमाम बातें कहने के बाद जब नंबर आया राहुल गांधी का तो उन्होंने कुछ ऐसी लाइन ली जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के जो तथ्य थे उनसे जुड़ती भी थी और बिल्कुल नहीं जुड़ती थी। दोनों बातें एक साथ समानांतर चल रही थी। उन्होंने जो बातें कही वो शायद जो स्पीचेस दी जा रही थी चुनाव के दौरान वहाँ से यह कहें कि एक कंटिन्यूटी को लेकर के लोकसभा पहुँच गया था। जो बातें जनता में कही जा रही थी उनको वहाँ से संदेश दिया गया। जो बातें विपक्ष के दूसरे साथी थे जिन्हें बताना था उनको भी उस भाषण के जरिए संदेश दिया गया। सत्ता पक्ष को संदेश राहुल गांधी देना चाह रहे थे और बहुत ही माकूल तरीके से वो देते चले गए और साथ ही साथ स्पीकर महोदय और आसन और अपनी बात को देश की सबसे बड़ी पंचायत में कहने का जो अधिकार है उसको लेकर जो शिकायतें थी उस बारे में भी उन्होंने बखूबी आसन को भी, स्पीकर के आसन को भी अच्छे से सुना दिया। और इन सब बातों को लेकर अब विपक्ष भले ही संतुष्ट और शांत है लेकिन सत्ता पक्ष नाराज है। प्रधानमंत्री का बुधवार को जवाब होना है, मंगलवार को माफ करें, जवाब होना है और बुधवार को भी जवाब होना है, लेकिन मंगलवार को लोकसभा में और बुधवार को राज्यसभा में। और ये दोनों मौके ऐसे होने जा रहे हैं जब प्रधानमंत्री आज के हमले का जवाबी हमला जबरदस्त देने की तैयारी करेंगे। लिहाजा आज राहुल गांधी ने क्या कहा इस पर थोड़ी सी विवेचना कर ली जाए और एक के बाद एक समझने की कोशिश की जाए कि दरअसल वो कहना क्या चाह रहे थे।
उन्होंने अगर सत्ता पक्ष की बातों को उठाया और सीधे उनके ऊपर वार किया तो उसमें उन्होंने वो बातें जो जमीन पर कही थी, लोगों के बीच जाकर के कही थी, उसे फिर से दोहराया। वो बातें जो कि घूम फिर कर एजेंसियों के दुरुपयोग से जुड़ी हुई होती हैं, वो बातें जो मणिपुर में जारी हिंसा और वहाँ पर प्रधानमंत्री के अभी तक न जाने की वजह से जिस तरह का आलम है वहाँ पर, उसकी बात, वो बातें जो कि अग्निपथ स्कीम की वजह से लोगों के बीच एक असंतोष का भाव जो है उसको भी उन्होंने रखा। वो बातें जो बेरोजगारी से जुड़ी हुई हैं, जहाँ से अग्निपथ के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए युवा निराश होते हैं। रोजगार के सवाल पर जवाब अगर अग्निपथ योजना है तो फिर ये कैसा जवाब है। उन्होंने इस बात को सजा कर रखने की कोशिश की ताकि संदेश बेहतर तरीके से पहुंचे। जहां भी ये देखते हैं ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। महंगाई के सवाल को उन्होंने बहुत संजीदगी से उठाया और सत्ता पक्ष को ये जो तमाम मैसेज दिए जा रहे थे, ये इस बात को बताने की कोशिश थी कि दरअसल आप मुद्दों से हटकर सियासत कर रहे हैं। लेकिन प्रतीकों को जो उन्होंने चुना, जिस तरह से प्रतीक उन्होंने आज चुने अपनी बात को कहने का, वो बहुत महत्वपूर्ण था। उनके हाथ में 4-5 तस्वीरें थी। सबसे पहली तस्वीर भगवान शिव की, और शिव अपनी अभय मुद्रा से क्या संदेश देते हैं और वो संदेश क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए जा रहे संदेश के खिलाफ है, ये अपनी तरह से जताने की कोशिश उन्होंने की। उनके हाथ में गुरु नानक देव जी का चित्र भी था, भगवान बुद्ध महावीर का चित्र भी था। उन्होंने कुरान शरीफ की भी बातें कहीं और सब बातों का सार उन्होंने निकाल कर कहने की कोशिश की कि दरअसल भगवान शिव और बाकी सभी विभिन्न धर्मों के जो इष्ट देव हैं, उन सबों का सिर्फ और सिर्फ ये मंतव्य है कि आपको सच की राह पकड़नी है। फिर उसमें उन्होंने कांग्रेस की वो लाइन जोड़ी कि डरो मत, वो बार बार जो हमेशा कहते आए हैं, डराओ मत, ये भी बात उन्होंने जोड़ी। और इस तरह की बातें जब वो अपने पार्टी के विचार और उसकी दर्शन को जोड़ रहे थे, जो धार्मिक उन्होंने उदाहरण चुने थे, उससे तो फिर इस पर भारतीय जनता पार्टी की नाराज़गी लाजमी थी। और भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के तो वो तमाम लोग संविधान लेकर खड़े हो गए और संविधान दिखाना शुरू किया आसन को, और स्पीकर से कहने लगे कि ये क्या कह रहे हैं, संविधान के अनुसार सदन चलेगा, धर्म की बात ये क्यों कह रहे हैं। और बड़ा अजीब दृश्य हो गया कि राहुल गांधी धर्म की बात कहें और अमित शाह और जेपी नड्डा और बाकी राजनाथ सिंह और तमाम लोग और किरण रिजिजू और ये तमाम लोग ये संविधान पर उनको खींच कर लाने की कोशिश करें। अभी तक तो उल्टा ही हो रहा था ना, लेकिन बोलने को तो कोई भी किसी पर बोल सकता है। तो धर्म के इडियम से, धर्म के बिंबों से वो अपनी बात को कहते हुए बहुत आसानी से घेरते हुए नजर आए सत्ता पक्ष को, और ये अपने आप में आज बड़ी महत्वपूर्ण थी, बड़ी खास थी, जो उनकी बातों में सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ी। विपक्ष को भी एक संदेश उन्होंने दिया। पहला भाषण है तो लिहाजा विपक्ष को बताना पड़ेगा कि मैं केवल कांग्रेस पार्टी की वजह से अगर एलओपी हुआ भी हूँ, लेकिन तमाम विपक्ष मेरे साथ है और मैं उसकी आवाज़ बनूँ, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस बात को उन्होंने अपने तरीके से कहा कि अगर केजरीवाल जेल में हैं या हेमंत सोरेन जेल में थे तो उसका कष्ट और न्याय की लड़ाई को मैं भी लड़ूंगा। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि संसद में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत 240 सांसदों के साथ एक यूनिट दिखती है, लेकिन उतनी ही मजबूत यूनिट विपक्ष का वो कुनबा भी दिखता है।
जो एक पार्टी से नहीं बना है, कई पार्टियों से बना है, इंडिया गठबंधन, और वो आमने सामने की लड़ाई में करीब करीब बराबर दिख रहा है। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी के एनडीए सहयोगियों का है, वो ज़्यादातर खामोश हैं, ज़रूरत पड़ने पर ही बोल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आमने सामने की जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन जिसमें बहुत ज़्यादा पार्टी की भूमिका में आ गई है, क्योंकि उतनी ही ज़बरदस्त स्पीचेस जो कि राहुल गांधी के बाद दी गई तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, वो इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि जो टेम्पो सेट हुआ था उस टेम्पो को कंटिन्यू करने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने तरीके से जो महुआ मित्रा को उतारा था, वो भी किसी न किसी रणनीति का ही हिस्सा रहा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक संदेशा जो कि कांग्रेस के तमाम लोगों को देने की कोशिश की आज राहुल गांधी ने, वो ये कि आपको धर्म के नाम पर बैकफुट पर नहीं आना है। भगवान श्री राम, भगवान महादेव, शिव शंकर, ये सब ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा ही उनका स्मरण हो। आपको भी उन बिंबों का, उन प्रतीकों का स्मरण करना है जो कि धर्म से जुड़े हुए हैं। भगवान राम को अपनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने अगर की है, तो भगवान शिव, महादेव कांग्रेस की रक्षा में आएंगे। ये संदेश देने की एक कोशिश, वो तस्वीर लेकर के बार बार दिखाना राहुल गांधी का अपने आप में ये साबित करता चला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो स्पीकर के लिए उन्होंने कही, और देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तो विपक्ष की आवाज़ जो है वो बदस्तूर जाती रहे, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो उन्होंने कुछ ऐसे बातें कह दी जो अपने आप में जिस भी व्यक्ति को उस कुर्सी पर बैठने का अवसर मिलेगा, और आप जानते हैं पूरे टाइम तो ओम बिरला जी बैठते नहीं हैं, उस व्यक्ति को सतर्क रहना पड़ेगा। जो भी स्पीकर्स पैनल होते हैं उसमें कई लोग बैठते हैं। उन्होंने बड़ा सीधा प्रश्न किया कि हमारा माइक कैसे ऑफ हो जाता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न बनकर उभरा है हाल के दिनों में कि क्या सचमुच जब विपक्ष के लोग बोल रहे हैं तो उनका माइक ऑफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्पीकर के आसन में कोई स्विच होता है और माइक ऑफ कर दिया जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कहीं से कोई रेगुलेट कर रहा है क्या? उन्होंने एक तरह से साबित भी किया कि जैसे ही वो कागज़ उठाते थे या फिर कोई तस्वीर उन्होंने उठाई, जो भगवानों की तस्वीर लेकर वो आए थे, तो वैसे ही कैमरा उनसे हट जाता था और उन्होंने दिखाया, देखिए हट गया। तो इस तरह से अब उन्होंने एक तरह से सचेत कर दिया है, और अपनी बात को बार बार कह कर के उन्होंने बैकफुट पर खड़ा कर दिया। वो तमाम लोग अगर मान लीजिए कर भी रहे होंगे ऐसा, तो वो शायद अब नहीं करेंगे। इसमें स्पीकर की भूमिका होती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। स्पीकर पर सीधा एक उन्होंने बात कही, वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आपको मैं आसन तक लेकर के आया, आप पहली दफ़ा जब पहले दिन आप स्पीकर चुने गए और आपको लेकर के आया, तो आप प्रधानमंत्री से बड़े झुक करके मिले, लेकिन मुझसे बड़ा टाइट होकर के एकदम आपने मुलाकात की। यानी कि अगर आप दोनों के साथ समान व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी नज़र समान कैसे रहेगी? एक बार ही स्पीकर को भी ये सचेत कर गया होगा, उन्हें भी झटके में ले चुका होगा, क्योंकि इस तरह के आर्गुमेंट की वो भी उम्मीद नहीं कर रहे थे। उन्होंने सफाई दी, कहा कि जो हमसे बड़े हैं उनसे झुककर और जो छोटे हैं उनको बराबरी का दर्जा देते हुए मिले, और अच्छा जवाब था। लेकिन फिर भी ये बात तो नोटिस की गई और बाद में उस विजुअल को भी निकाल करके देखा गया, और देखा गया कि हाँ सचमुच कुर्सी पर जो ले जाया गया था प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के द्वारा स्पीकर महोदय को, तो उसमें जो अभिवादन था उसमें थोड़ा अंतर तो ज़रूर था। और ये किसी के भी अपने इच्छा की बात है कि वो किसको कितना अभिवादन करता है, लेकिन मसला यहाँ स्पीकर के चेंबर की तरफ था। स्पीकर साहब थोड़े असहज भी दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि हमले जो है वो अगर अगर विपक्ष की तरफ से हो रहे तो सत्ता पक्ष वाले भी नाराज़ थे। उन्हें लग रहा था कि स्पीकर रोक नहीं रहे हैं राहुल गांधी को, और उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है, उन्हें संरक्षण नहीं मिल रहा है। लिहाजा विपक्ष ने आज उसके बाद कहा कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्होंने
हिंदू हितों की बात करके और हिंदुओं को एक तरह से एक ऐसे लाइट में पेश कर दिया है कि वो हिंसक होते हैं। और खुद प्रधानमंत्री खड़े हुए जब ये बात राहुल गांधी ने कही कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को और उनका जो एक स्वरूप होता है वो एक हिंसक समाज के रूप में पेश कर दिया है, इस पर अपनी नाराज़गी जताते हुए प्रधानमंत्री खड़े हुए और उन्होंने इस बात को रखा कि क्या हिंदुओं को हिंसक बताया जा रहा है। इस पर जो जवाब दिया गया राहुल गांधी की तरफ से वो आने वाले दिनों में बहुत बार रिपीट किया जाएगा और विपक्ष को लगातार एक पॉइंट मिलेगा जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के प्रतीक नहीं है। और ये लाइन जो बहुत दिनों से विभिन्न मंचों पर भाषण में कही जा रही थी, आज वो संसद में कह दी गई। और इस तरह से जो समीकरण बदले हैं लोकसभा के ख़ास तौर पर, जो अंदाज बदला है विपक्ष का, वो तमाम चीज़ें घटित होती आज दिखाई पड़ी। और इसी कारण से लोग कह रहे हैं सत्तापक्ष की तरफ से कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे, उन्होंने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ये तमाम जो बातें कही जा रही हैं, जो मैं आपसे कह रहा हूं, इसको ट्वीट करके सत्तापक्ष के लोग राहुल गांधी पर हमले बोल रहे हैं और देश की जनता तक ये संदेश ले जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की तरफ से उनकी बातों को कांग्रेस पार्टी ट्वीट कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब चीज़ें बदल गई हैं और हम ऐसे ही सरकार को कन्फ्रंट करेंगे। संसद में वो दिन गए जब ज़रूरत पड़ती थी तो ही विपक्ष को नोटिस लिया जाता था, मन नहीं किया तो डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया पूरे के पूरे सदन में 17वीं लोकसभा के दौरान। अब हम हर प्रश्न पर सवाल करेंगे और हर सवाल का सरकार से जवाब मांगेंगे। ये कैसे हो पाएगा? क्योंकि देखिए, सब कुछ तो आंकड़े तय करते हैं। तो आंकड़ों में अभी सत्ता पक्ष हमेशा 20 दिखाई पड़ रही है, उसके सहयोगी हैं 300 के आसपास उनकी ताकत है। लिहाजा ये संभव तो नहीं है कि वो सरकार को हिला दें, उसकी जड़ों को कमज़ोर कर दें, लेकिन उनकी अपनी जो विपक्ष की मौजूदगी है उसका बड़ा वो लाभ लेना चाहते हैं और उस लाभ के ज़रिए जनता में एक संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, हम आपकी लड़ाई जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से संसद में लड़ रहे हैं। वो जनता जिन्होंने गैर भाजपा उम्मीदवारों को वोट दिया था, गैर भाजपा उम्मीदवारों को वोट दे करके जिस अंदाज में लोगों को चुना गया है, वो जाहिर है 100 का आंकड़ा बढ़ाता है संसद में विपक्ष के लोगों का। और इन सब के नेता के तौर पर खड़े राहुल गांधी अपनी बात जब कह रहे थे तो ये जताने की भी कोशिश कर रहे थे कि वो केवल और केवल कांग्रेस के नेता नहीं बल्कि एक मजबूत विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी की इन कोशिशों का नतीजा क्या निकलेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामने चुनाव है और उसका माकूल असर भी होने लगा है। देखिए, संविधान के सवाल को उठा करके, और आज भी उन्होंने संविधान के सवाल को बखूबी बार बार उठाया, संविधान की रक्षा के अपने संकल्पों को दोहराया। कहीं ना कहीं इन संकल्पों के ज़रिए बीजेपी को बैकफुट पर किया है संविधान के लाभार्थी। और उसको अगर हम कुछ क्रूड भाषा में कहें तो आरक्षण आपका चला जाएगा, ये लाइन जो नैरेटिव तैयार की गई, ख़ास तौर पर जो अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ों में ये संदेश गया, उसका बड़ा ही सीधा असर हुआ भारतीय जनता पार्टी के वोटों को घटाने में। और एक नए सिरे से काम करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी वोट बैंक में, पिछड़े और उसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के वोट बैंक में। ये भी अपने आप में तय है आने वाले दिनों में और उसका असर दिखने भी लगा है। आज ही शाम पंकजा मुंडे को एक बार फिर से रिहैबिलिटेट करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बनाने का फैसला किया है। उनका नाम बाकायदा सामने आ गया है आधिकारिक सूची में भारतीय जनता पार्टी के। वो आप जानते हैं बंजारी समाज से आती हैं, पिता गोपीनाथ मुंडे बड़े नेता रह चुके हैं। और उसी वक्त मैंने देखा दूसरी खबर भी आई, बहोरन मौर्य भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एमएलसी बनेंगे उत्तर प्रदेश में। यानी कि जहाँ जहाँ भी इस बात का एहसास हुआ है कि विपक्ष ने एससी एसटी और ओबीसी इन वोट बैंक्स में ज़बरदस्त सेंधमारी कर दी है, वहाँ उसे सुधारने की कोशिश हो रही है।
हिंदू वोट बैंक को कहीं एक तरफ संजोने की भी कोशिश है, वहीं नए लोग जो जुड़े थे वो कहीं दूर न चले जाएं। इस बार अगर चले भी गए हैं तो उन्हें भी साथ रखने की कोशिश हो रही है, और इन सब को करने में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विपक्ष और कांग्रेस खास तौर पर सफल नज़र आ रही है। और ये एक पहला कदम है जिसमें कि 10 सालों बाद एक मजबूत विपक्ष देश की सबसे बड़ी पंचायत में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आखिरी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी आज की तारीख में जितना उनके पास सीट के टर्म्स में समर्थन है, उससे ज़्यादा समर्थन उन्हें लोग देते हुए नज़र आ रहे हैं। वो तमाम दलों में जो विपक्षीय हैं एक सर्वमान्य नेता की तरह उभर रहे हैं। देश की जनता का एक बहुसंख्यक वर्ग उनके साथ हो चला है। पर कांग्रेस की अपनी स्थिति ये है कि पिछले 60 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 3 बार सत्ता से दूर रही है कांग्रेस पार्टी। ऐसा नेहरू के बाद पहली दफ़ा हुआ है कि कोई पार्टी लगातार 3 बार सत्ता में आई है, और मोदी सरकार इस बात का प्रमाण है। दूसरी बात ये भी कि अगर आप देखें आंकड़े तो पाएंगे कि इस बार 99, इसके पहले 52, उसके पहले 44, और इस तरह से कभी भी अगर आप 1991 की बात छोड़ दें तो 200 का आंकड़ा नहीं आया है कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई बार वो चुनाव लड़ी, कई बार वो जो थर्ड फ्रंट है उसके खिलाफ चुनाव लड़ी, लेकिन 1984 जहाँ पर भावनात्मक उबाल था, उसके बाद से 1989 में 200 के नीचे, 1991 में मात्र जो 200 का आंकड़ा पार हुआ था, और उस बार भी राजीव गांधी की हत्या के बाद की वो स्थिति थी। और उसके बाद तो 1996 में भी 200 से नीचे, 1998 में भी 200 से नीचे, 1999 में भी 200 से नीचे, 2004 जब सरकार बनी यूपीए की तब भी 200 से नीचे, 2009 में बस 200 पार हुए, और उसके बाद फिर 2014, 19 और 24 की स्थिति तो आप जानते ही हैं। तो एक लंबी यात्रा है कांग्रेस के लिए भी, राहुल गांधी के लिए भी। लेकिन जिस तरह की शुरुआत हुई है और जिस ख़ास तौर की राजनीति कर रहे हैं, जिसमें कि वो संविधान की बात करते हैं, वो पिछड़ों की बात करते हैं, वो रोज़गार की बात करते हैं, वो दलित आबादी आदिवासी की बात करते हैं, वो अग्निवीर और नीट जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं, ऐसा लगता है कि बहुत कोर्स करेक्शन करने की कोशिशें हो रही हैं। और जाहिर है कि ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए उतने ही मुश्किल साबित हो सकते हैं जितना कि इस बार का लोकसभा चुनाव। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।